Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your free Political Science and International Relations crash course, जहाँ पे हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख रहे हैं। अब आज जो है हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट वो जो क्वेश्चन है हम बहुत ही एक्सटेंसिवली करेंगे। वाई? बिकॉज दैट विल कवर ऑल द एस्पेक्ट्स विद रिगार्ड टू अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, अब रिसेंट ईयर्स में 2020 में, 2021 में, उससे पहले 2019 में भी बहुत बार ये जो इशू है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी, अफर्मेटिव एक्शन, कहाँ पे ये अलाउड है, किस डायमेंशन में अलाउड है, किस किस तरह से ये होना चाहिए, क्या ये सिर्फ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए होना चाहिए, कैन इट ऑल्सो बी गिवन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, शुड इट ओनली बी till the entry level posts or should it be allowed in promotions as well, right? Should it only be with respect to अगर आपके पास quantifiable data है to prove, या फिर ऐसे भी ये दिया जा सकता है, right? तो बहुत सारे issues जो है निकल के आए हैं with respect to reservation, चाहे वो scheduled caste के लिए हो, scheduled tribes के लिए हो, OBCs के लिए हो, right? तो कंसिडरिंग दिस रिजर्वेशन पॉलिसी अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे हम बहुत ही एक एक्सटेंसिवली करेंगे, राइट? चाहे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही, बट उसके अंदर वेरियस डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। डायमेंशंस इंक्लूडिंग के रिजर्वेशन, या जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट? इसकी बेसिस क्या है, राइट? क्या थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, how, what was the aim of these provisions, how is it different from say certain steps जो कि past में colonial and even princely states ने जो हैं लिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हम इसके साथ शुरुआत करेंगे। Then we will be looking at what are certain issues or matters of debate जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू सर्टन सॉल्यूशंस व्हिच हैव बीन रेकमेंडेड थ्रू वेरियस एवेन्यूज। ठीक है, हम उनको देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। Now the question says reservation policy in India needs urgent reforms to ensure its intentions and objectives are met. Examine the main issues surrounding reservation policy in India and the ways to rectify the same. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये डिस्कस पे भी ख़त्म हो जाता तो बेसिकली सेम ही आइडिया होता। अब यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन पॉलिसी अफर्मेटिव एक्शन जो कि इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, obviously it was done keeping certain aims, keeping certain purposes, keeping certain goals in mind. तो हम क्या बोल रहे हैं कि आज जो प्रैक्टिकल रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट के लॉज, गवर्नमेंट के एक्ट्स द्वारा बनाई गई है, उसके अंदर शायद कुछ ट्वीकिंग की ज़रूरत है इन द वे दैट दे आर अप्लाइड सो एज टू इंश्योर कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्स है वो मिल सके, दोज आर met. Now, what should be the broad structure of such an answer? The broad structure should be, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस किया था, obviously you have to start with underlining कि आखिरकार रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन होता क्या है। ठीक है, ये है क्या, साथ ही में इसकी नीड क्या है, क्यों इसको इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, what was the idea that the constitution makers were thinking about. Then we move towards pointing out what are the ways in which the constitution has provided for this reservation or affirmative action. What are the various provisions, what are the various ways, what are the various dimensions, what are the various areas जहाँ पे provide की गई हैं, आप उनको बताएंगे। Then obviously we come towards pointing the issues या जो matters of concern जो कि आज हम point out कर सकते हैं before we move on to ways and means of rectifying these issues जो कि हमने point out किए हैं and concluding the
आंसर। ठीक है, तो हर चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिवली करेंगे ताकि अगर आपको किसी भी एक डायमेंशन पे भी आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए अलग से, आपके पास फॉर्डर हो टू रियली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब हमने इंट्रोडक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करते हैं ना, टाइम एंड अगेन आई पॉइंट टू इंटरलिंकेजेस। तो आप अगर कुछ थ्योरी में पढ़ते हैं, आप अगर कहीं और पढ़ते हैं, यहाँ पे आप इंटरलिंकेज जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरुआत की बाय टॉकिंग अबाउट अशोक आचार्य, राइट, जो कि कहते हैं कि रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन जो है डिफाइन किए जा सकते हैं एज अ फॉर्मल एफर्ट टू व्हाट, to provide increased employment and educational opportunities for underrepresented and disadvantaged groups at a level जिसके थ्रू हम पास्ट पैटर्न्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है एंड जिसके कारण प्रेजेंट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज भी हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम रेक्टिफाई कर सकें। वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इंटरलिंकेजेस और ज़्यादा डेवलप करना, यहाँ पे आप जो जॉन रॉल्स हैं, जॉन रॉल्स को भी आप कोट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उनका आइडिया ऑफ जस्टिस के अंदर, राइट, जो उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर जो जस्टिस के अंदर जो सेकंड प्रिंसिपल्स वो ड्रॉ आउट करते हैं, राइट, जहाँ पे ऑब्वियसली द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट ऑफ इक्वल लिबर्टी, कि सबके पास मैक्सिमम पॉसिबल स्पेस एंड मैक्सिमम फॉर्म ऑफ लिबर्टीज होनी चाहिए, और जो उनका सेकंड प्रिंसिपल है उसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। पर एट द सेम टाइम डिफरेंस प्रिंसिपल की बात होती है जहाँ पे अगर देयर आर सर्टन देयर इज सर्टन डाइवर्जन फ्रॉम equal opportunity that should only be done to benefit the least advantaged in the society। तो एक तरह से ये जो रॉल्जियन आइडिया था, इसको भी फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, राइट। तो आप इस तरह से इंटरलिंकेज ड्रॉ कर सकते हैं आपने जो पॉलिटिकल थ्योरी में चीज़ें पढ़ी हैं उसके साथ। इससे क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा और ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप चाहे तो वॉल्जर की भी बात कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर कास्ट जो है इज़ एन एग्जाम्पल जो कि शो करता है कि किस तरह से आपकी जो एक सोशली एडवांटेजियस पोजीशन थी या एक रिलीजियस सोशल सेक्टर स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो एक अपर एडवांटेज थी, उसके कितने स्पिल ओवर इफेक्ट्स हर जगह देखे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि इनिशियली हम देख सकते थे, जहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी दैट वाज डोमिनेटेड मेनली बाय द अपर कास्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप वॉल्जर का भी जो एक आइडिया है ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी एंड किस तरह से इंडियन कास्ट सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है उसकी एक एब्सोल्यूट एक एग्जाम्पल जहाँ पे वन कास्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट्स इन ऑल रेल्म्स, आप उसको भी कोट कर सकते हैं, राइट। सो डू आई एम सेइंग डू इंक्लूड सच इंटरलिंकेजेस इन योर आंसर्स, इट विल रियली हेल्प। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे क्या डिफरेंस हुआ था। ठीक है, कि इनिशियल भी जो है मेजर्स अवेलेबल थे, अब कलोनियल पॉलिसी भी अवेलेबल थी, राइट, जहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव राइट्स डिफरेंट कम्युनिटीज को दिए थे, राइट, जो कि एक क्रूड प्रिकर्सर की तरह देखा जा सकता है ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि रैमसे मैकडॉनल्ड अवार्ड तो आपने पढ़ा ही होगा, जो कि कितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे, राइट, रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड की गई थी, राइट, जो कि आज हम जिनको बुलाते हैं शेड्यूल कास्ट, राइट, वो बेसिकली शेड्यूल्स किसके द्वारा प्रिपेयर किए गए थे, कलोनियल गवर्नमेंट द्वारा, राइट। आंड्रे बेते जो हैं, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये कलोनियल पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है रिजर्वेशन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, राइट। वाई ही सेज देयर वर टू प्रिंसिपल्स दैट एक्चुअली सराउंडेड द कलोनियल पॉलिसी, राइट। ये कोई वो बेनिफिट टू द इंडियन सोसाइटी या वहाँ पे सोशल रेवोल्यूशन फॉस्टर करने के लिए नहीं कर रहे थे। इनका काम क्या था, सबसे पहले ये पॉलिसी वाज सीन एज बैलेंसिंग बिटवीन कंपीटिंग कम्युनिटीज, राइट। तो एक आइडिया ऑफ डिवाइड एंड रूल जो हम देखते हैं उसी की तरह था, राइट, कि किस तरह से हम जो सोसाइटी है उसको फर्दर बाइफर्केट कर सके ताकि यूनिटी को और ज़्यादा हम रोक सके।
तो ये जो बैलेंस, ये डिवाइड एंड रूल, ये बैलेंसिंग पॉलिसी जो थी उसके लिए एज अ मीन्स ऑफ रिजर्वेशन भी यूज़ किया गया था. सेकेंडली, ये पॉलिसी यूज़ की गई थी टू डिवाइड द नेशनलिस्ट ऑल्सो बाय क्रिएटिंग डिफरेंसेस. अब रैंसम मैकडोनल्ड अवार्ड को लेके अंबेडकर जी और गांधी के बीच में जो इतनी ज़्यादा डिबेट चली थी, इतनी ज़्यादा एक तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी, दैट इज़ नोन टू एवरीवन, राइट. तो इसलिए जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसके थोड़े से एक अंडरहैंड, एक थोड़ा से जो है सिनिस्टर एम्स भी थे. सिमिलरली यहाँ पे आप एक और चीज़ भी जिसकी बात कर सकते हैं, इस सूरत पार्थसारथी जो है, ये हिंदू में बहुत लिखते हैं, राइट. सूरत पार्थसारथी ऑल्सो टॉक्स अबाउट सर्टेन प्रिंसली स्टेट्स जिन्होंने ऐसे काम किए थे, राइट. फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स अबाउट द प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर एज वेल, ठीक है. ट्रैवनकोर एक स्टेट था जिन्होंने ऐसे काम भी किए थे. वो कहते हैं इन स्टेट्स ने, इन प्रिंसिपल स्टेट्स में ने भी जो है ये अवेलिएटिव मेजर्स जो है लिए थे, बट दे वर प्राइमरली एक अलेविएशन पॉलिसी, राइट, जहाँ पे कुछ सेक्शंस की से रिप्रेजेंटेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर विच वाज प्राइमरली डोमिनेटेड बाय द अपर कास्ट, वहाँ पे उनकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए इन्होंने ये स्टेप्स दिए थे. ऑल राउंड सोशल जस्टिस इंश्योर करने का प्रिंसली स्टेट्स का भी कोई एम नहीं था, ठीक है. तो आप दोनों बेटे एंड पार्थसारथी जो हैं इनके बारे में बात कर सकते हैं. On the other hand, when we look at Indian Constitution, particularly जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, एंड उन्होंने जो एक ये पूरी एक आइडिया एनविसेज किया था, आप यहाँ पे ग्रैनविल ऑस्टिन को भी कोट कर सकते हैं जो कि बात करते हैं कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ डॉक्यूमेंट विच वॉज नॉट मेयरली जस्ट अ political document, but it was also a social document which was meant to foster what? The social revolution, meant to ensure social revolution. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन की पॉलिसी दी गई, दैट वाज सीन एज अ वेपन टू इंश्योर सोशल जस्टिस, particularly for the socially and educationally marginalized sections of the Indian society जिन्होंने historically discrimination suffer की थी. So as a means of rectifying past injustices, ये जो है एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन का प्रिंसिपल अंदर डाला गया था. इनफैक्ट दिस इज व्हाट मार्क गैलेंटर कॉल्स एज कॉम्पेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल. मतलब आप कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दे रहे हैं अगेंस्ट द वल्नरेबल सेक्शंस एज कॉम्पेंसेशन फॉर द पास्ट इनजस्टिसेस और द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट दे हैव सफर्ड, जिसके कारण आज भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से वो सफर करते हैं, ठीक है. तो ये जो है, अगर आपके ऊपर, आपके पास कोई भी अफर्मेटिव एक्शन को लेके, नॉट जस्ट इन पेपर 1 पार्ट बी, अगर पेपर 1 पार्ट ए में क्वेश्चन आता है, आप इसके थ्रू कंफर्टेबली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. मैंने आपको स्कॉलर्स बता दिए हैं, मैंने आपको थ्योरी के साथ इंटरलिंकेजेस दे दिए हैं, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जिनको आप कोट कर सकते हैं वो दे दिया है. कॉन्ट्रास्ट विद प्रिंसली स्टेट्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वो भी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि आखिरकार अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रोविजंस डाले गए हैं जो हम बोल रहे हैं एज अ वे टू रेक्टिफाई हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस, किस तरह के जो हैं ये प्रेफरेंसेस डाले गए हैं. तो ब्रॉडली हम कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं. एंड इसको अगेन मैंने बोला पॉलिटिकल थ्योरी से इंटरलिंक करते रहिए. आयरिस मैरियन यंग जो कि बात करती है ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की, राइट, कि आपके जो एक सिविल पॉलिटिकल राइट्स थे जो कि आपकी लिबरल गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, दैट इज़ नॉट इनफ टू प्रोवाइड टू इंश्योर जस्टिस, टू इंश्योर इंक्लूसिविटी. इनको इंश्योर करने के लिए आपको कुछ ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स चाहिए होते हैं जो कि हम मल्टी कल्चरलिज्म जो है उसमें पढ़ते हैं. तो यहाँ पे इन्हीं ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स को आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो हैं, इवन विद रिस्पेक्ट टू करेक्टिंग
कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे भी आप कोट कर सकते हैं। इनको आप जो माइनॉरिटीज़ के लिए राइट्स दिए गए हैं वहाँ पे भी आप आयरिस मैरियन यंग एंड विल्किम लिका जो है उनको कोट कर सकते हैं। ना सबसे पहले जो प्रोवाइड किए गए हैं आर व्हाट आर नोन एज द स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, राइट। दीज आर बेसिकली द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वेरियस रिजर्वेशंस देखी गई है, दोनों ही पार्लियामेंट में जो कि हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स में प्रोवाइड की गई है एज पर आर्टिकल्स 330, 332 एंड 334, ठीक है। एंड वाया वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इनको 10-10 साल के अंदर जो है एक्सटेंड करते गए हैं हम लोग। नाउ द 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो थी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करती थी, उन्होंने भी फर्दर रिजर्वेशंस इवन इन टर्म्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड की, राइट, इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। 73rd एंड 74th आपकी जो अमेंडमेंट्स है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एज वेल एज विमेन, ठीक है, कि आपकी जो है प्रेजेंस इन लॉ मेकिंग बॉडीज वहां पे बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट जो है द टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस जो हमें देखने को मिलती है आर विद रिगार्ड टू रिजर्वेशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 15 क्लॉज 5 इसमें प्रोवाइड किया गया है। नाउ अनदर क्लॉज हैज बीन एडेड, राइट, विद 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इज 15 क्लॉज 6, ठीक है। 15 क्लॉज 4 ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, राइट। एंड 15 क्लॉज 5 जो है इसने जो आपकी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, जो आपकी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन जो है ये इंक्लूड की थी, राइट, आफ्टर योर मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस आई थी इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद के अंदर जो है इनके ऊपर काफ़ी डिबेट भी जो है वो चली थी, ठीक है। नाउ दीज आर प्रोवाइडेड एक्सेप्ट फॉर कहाँ पे, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है जो कि रिकग्नाइज की गई है आर्टिकल 30 के अंडर। एंड सेकेंडली आपकी जो सुपर स्पेशलिटी जॉब्स हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका नीट एटसेट्रा है, राइट, यहाँ पे जो है एक एक्सेप्शन प्रोवाइड की गई है, राइट। नाउ यहाँ पे इज अ मेजर कैवेट, ठीक है, ये होता था आपके 2007 तक। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया और उन्होंने बोला कि आप इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते हैं एंड एन ऑल इंडिया कोटा वाज प्रोवाइडेड फॉर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली क्या हुआ है, अब हमारा पहले क्या होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसके बाद जो है एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टेस्ट जो है आ गया इन द फॉर्म ऑफ नीट। अब 2021 में ऑब्वियसली एक प्रॉपर कोटा स्कीम जो है प्रोवाइड की गई है इवन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो आपके मेडिकल के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, राइट, जहाँ पे reservation you have for scheduled caste now, scheduled tribes, OBCs, EWS, राइट। प्रॉपर जो है ये कोटे की बात अब प्रॉपर की गई है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर स्कीम जो है ये दी गई है, राइट। तो जितनी एक्सटेंसिवली एंड इन ऑल स्फेयर्स जहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है वहाँ पे ये किया गया है, ठीक है। तो ये एडिशंस जो हैं आपके करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्टली रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है कहाँ पे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, राइट, जहाँ पे आपका जो 16 आर्टिकल 16 है वहाँ पे इसकी बात की जाती है, राइट। एंड यहाँ पे जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस सबके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है एज वेल एज 103rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद, राइट, अ क्लॉज 6 हैज़ बीन एडेड, जैसे कि हमें पता है, टू बोथ 15 एंड 16 आर्टिकल्स टू प्रोवाइड फॉर 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज फॉर आपकी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो पोस्ट हैं वहाँ पे भी, ठीक है। सो ये आइडिया, ये चीज़ जो है याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा कि पहले इस तरह से कीप आउट किया जाता था, 2007 के अंदर ये रेक्टिफिकेशन आई एंड 2021 के अंदर भी जो है 2020 ऑनवर्ड्स जो है ये आइडिया आगे रखा गया, ये जो है दोबारा रीइंसर्ट किया कि ठीक है अब यूनिफॉर्म टेस्ट हो गए, राइट। अब स्टेट जो है अपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते जहाँ पे वो अपनी पॉपुलेशंस को ध्यान रखते थे इंक्लूसिविटी की, तो इसलिए नीट के अंदर भी एक ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है लाई गई है टू एंश्योर कि इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज मिल सके टू इवन द मोस्ट वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये जो है आप जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब इश्यूज क्या है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट। अब गेल ऑम्वेट को आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। गेल ऑम्वेट कहते हैं कि अगर हम पूरी स्ट्रगल, एक पूरी हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल समझने की कोशिश करें ऑफ रिजर्वेशन, इट इज मेनली अबाउट द डिबेट कि आखिरकार मीनिंग एंड पर्पस क्या है इस रिजर्वेशन पॉलिसी का, राइट। टाइम एंड अगेन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाए गए हैं। नाउ व्हाट आर द वेरियस इश्यूज जो कि कन्फ्रंट कर रहे हैं। नाउ द फर्स्ट इशू
इज ऑब्वियसली द 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो भी देख रहा है, राइट. नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक क्राइटेरिया. नाउ देयर हैज बीन न्यूमरस डिबेट विद रिस्पेक्ट टू कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी अ मीन्स ऑफ रिजर्वेशन. अब 103rd अमेंडमेंट एक्ट ने ऑब्वियसली ये प्रोवाइड कर दिया, राइट, कि हम जो है EWS को भी ये देंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ के आ गया विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस था, सोशल रेवोल्यूशन का, सोशल जस्टिस का, जहाँ पे सब्सटैंटिव इक्वालिटी को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जिन्होंने हिस्टोरिकल इनजस्टिस सफर की है, राइट. इकोनॉमिक क्राइटेरिया शायद उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को फुलफिल नहीं कर पाता है. एंड ओमवेट का यही मानना है कि ये जो स्ट्रैटेजी है बिहाइंड रिजर्वेशन, ये कभी भी सिर्फ प्योर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में नहीं थी, बल्कि कास्ट मोनोपोली को खत्म करने के बारे में थी. अब इसी को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आई हैं, राइट, जहाँ पे in fact in certain criterias, in certain avenues, right, for example Indira Sahani judgment में ये बोला गया कि economic backwardness can't be the sole idea with respect to talking about reservation, whereas in other judgments ये बोला गया है कि economic criteria को भी मद्देनजर रखने की ज़रूरत है, सिर्फ कास्टिक बेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है. तो अब ये economic criteria कितना legitimate है कितना नहीं है उसको लेके massive debate है. Another very important issue is रिजर्वेशन किस किस को अब हम दे सकते हैं, राइट. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात हो गई. अब रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर्स को लेके भी जो है एक मेजर इशू है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने नालसा केस में रिकॉग्नाइज किया था कि ट्रांसजेंडर पीपल जो है वन ऑफ द मोस्ट एक तरह से डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट लोग हैं, जो कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन सफ़र करते हैं. तो उन्होंने कहा था दैट वी नीड अ नंबर ऑफ मेजर्स जिसके थ्रू हम सिक्योर कर पाए ट्रांसजेंडर लोगों के राइट्स, राइट, जो कि रिजर्वेशन के थ्रू किए जा सकते हैं इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन जॉब्स. पर 2019 के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स के लिए एक्ट आया वो इस तरह के कोई भी रिजर्वेशंस को मैंडेट नहीं करता है, ठीक है. तो ये एक और इशू है. नेक्स्ट अप वेरी इंपॉर्टेंटली इज द इशू ऑफ बैकवर्डनेस. अब विजय सीतापति आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है इस पर्टिकुलरली with regard to जो थर्ड ग्रुप है which is of other backward classes. Now unlike scheduled caste and scheduled tribes, जो OBCs एक बहुत ही heterogeneous ग्रुप्स हैं, राइट, कोई एक डिस्टिंक्ट एक सोशल ग्रुप नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं एट वेरिंग रंग्स ऑफ हेरार्की, राइट. अब मंडल कमीशन ने क्या किया था, इनके लिए 27% रिजर्वेशन जो है कहा, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके बहुत सारी डिबेट उठी, बहुत सारी प्रोटेस्ट उठी, एंड फाइनली दिस वाज रिजॉल्व्ड वाया द इंदिरा साहनी केस, द मंडल जजमेंट, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट फाइन देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, बट इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया किसको, क्रीमी लेयर को, जिसको इन्होंने कहा एक फॉरवर्ड क्लास है अमंग द बैकवर्ड क्लासेस. फर्दर इन्होंने कहा दैट एट नो पॉइंट शुड द रिजर्वेशन एक्सीड 50%, ठीक है. ये भी जो है इसको लेके एक कंट्रोवर्सी उठी हुई है. इनफैक्ट ये भी आप इशू इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज सर्टन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु के 69% रिजर्वेशन है. तो क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन इसको भी आप एक सेपरेट इशू की तरह बता सकते हैं. क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन के जहाँ पे इंदिरा साहनी जजमेंट ने रूल किया था कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग तमिलनाडु जहाँ पे 69% तक जो है क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन है. पहले क्या होता था, पहले 9 शेड्यूल के अंदर जो है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते थे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, बट नाउ इसको लेके जो है क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं, राइट, क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जो है रिजर्वेशन क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, राइट. डिबेट जो है अगेन has arisen with respect to cornering of benefits also by certain communities within the larger uniform category of OBCs, जिसके कारण सब कैटेगराइजेशन की डिमांड्स जो हैं ये भी बढ़ के आई हैं, which is something that the Justice G. Rohini Commission is dealing with. Right now another issue is that of creamy layer, right. ये है uncertainty over the creamy layer doctrine कि किस किस को अप्लाई करनी चाहिए. अब जो 5 जज बेंच था इन द नागराज केस, इन्होंने कहा था that creamy layer क्या है, it is a part of constitutional principle of equality. तो in some ways इन्होंने बोल दिया था that even not just for OBCs, that maybe in case of scheduled castes and scheduled tribes also this may be applicable. However later on
सुप्रीम कोर्ट ने इन दी अशोक कुमार ठाकुर केस ये होल्ड किया कि क्रीमी लेयर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेगा व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें जो हैं ये विटनेस की हैं, राइट। तो ये क्रीमी लेयर की इशू को लेके भी एक मेजर डिबेट चल रही है विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी। अनदर इशू इज द इशू ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा। Now there's a major debate कि actual state of backwardness of certain caste कितनी है और इनकी पॉपुलेशन के अंदर क्या न्यूमेरिकल परसेंटेज है। इनफैक्ट तभी ये इतने ज़्यादा डिमांड्स उठ रहे हैं कि आप जो सेंसस है, जो सेंसस के अंदर आपने कास्ट बेस्ड डेटा जो इकट्ठा किया है, आप उसको रिलीज कर दीजिए जो 2011 सेंसस में आपने किया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इसके अंदर बहुत लूप होल्स है, इसमें बहुत गलतियाँ हुई हैं, इसमें बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। वहीं पे जो बाकी हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि आप इसलिए नहीं रिलीज करना चाहते हैं बिकॉज आपको पता लग जाएगा कि कितनी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है ऑफ SCs, STs एंड OBCs एंड आपको रिजर्वेशन बढ़ानी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मेजर डिबेट है विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर स्टेट ऑफ बैकवर्डनेस ऑल्सो। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन जब उन्होंने जाट्स की रिजर्वेशन को जो है स्ट्राइक डाउन किया था OBC रिजर्वेशन को इन हरियाणा, उन्होंने कहा था कि आप 1931 के स्टैटिस्टिक्स नहीं यूज कर सकते टू एस्टैब्लिश बैकवर्डनेस, कलेक्ट मोर कंटेम्पररी डेटा। सिमिलरली मद्रास हाई कोर्ट की भी जो 2021 जजमेंट आई है, जहां पे उन्होंने 10.5% का जो एक स्पेशल रिजर्वेशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दी थी विद इन दी ओवरऑल 20% कोटा ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड डी नोटिफाइड कम्युनिटीज में से 1 ईयर्स को दे दी थी। अगर आपको इस इशू के बारे में नहीं पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इशू था, हमने 2 मिनट सीरीज के अंदर जो है इसको कवर किया था, फ्यू मिनट सीरीज जो है अब, राइट, इन डिटेल मैंने ऊपर जो है वीडियो टैग कर दी है, आप उस पर क्लिक करके इसके बारे में और भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने उसको भी क्वॉश कर दिया था, हाईलाइटिंग कि क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है टू एक्चुअली एस्टैब्लिश देयर बैकवर्डनेस इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अनदर मेजर इशू व्हिच एग्जिस्ट इज इशू इन प्रमोशन। अब प्रमोशन में कितनी रिजर्वेशन हो सकती है, कहाँ तक ये वैलिड है, इसको लेके मेजर डिबेट टाइम एंड अगेन उठी है। अब रंगचारी केस के अंदर कोर्ट हैड हेल्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री लेवल पोस्ट पे ही नहीं बट ऑल्सो किसमें, प्रमोशंस में भी। बट इंदिरा साहनी जजमेंट में उन्होंने इसको ये रिवर्स कर दिया। अब इसको काउंटर करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट केम अप विद द 85th अमेंडमेंट एक्ट, जहां पे उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी प्रोवाइड कर दी रिजर्वेशन कैंडिडेट्स को। नागराज जजमेंट फिर आती है। नागराज जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये प्रमोशन जो है और 85th अमेंडमेंट जो है वैलिड है, बट उन्होंने बोला कि हर पॉलिसी जो कि स्टेट के अंदर आएगी विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन प्रमोशंस, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलरली बैकवर्डनेस एग्जिस्ट करती है फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इनकी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एट दैट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से कोई भी हार्म नहीं आएगा टू द एफिशिएंट वर्किंग, के मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी भी होगी। तो ये 3 सेट का उन्होंने क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया। 2020 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन उत्तराखंड, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो है इनफैक्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज ओनली एन इनेबलिंग प्रोविजन, राइट, जो कि आपको प्रूव करनी पड़ेगी अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी ये, जिसने फर्दर डिबेट जो है इसको और ज़्यादा एडेड फ्यूल टू द फायर। Another major issue is with respect to reservation in private sector. Now जैसे जैसे state का रोल कम होता जा रहा है, particularly with the coming in of liberalization, privatization, globalization, हम देख रहे हैं जो public employment है उसके avenues कम हो रहे हैं, PSUs में से जो है गवर्नमेंट वापस ले रही है steps, right, हम देखते हैं UPSC etc में भी जो है जो number of seats है वो कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इशू बढ़ के आ जाता है कि एज द प्राइवेट सेक्टर इज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर स्पेस, शायद क्या प्राइवेट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन की जरूरत है या नहीं है, राइट ना। विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर हमें पता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अलाउ कर दिया गया है। इनफैक्ट 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इन द TMA पाइप फाउंडेशन केस ऐसी रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको रेक्टिफाई करने के लिए 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने फाइनली प्रोवाइड कर दिया दैट इवन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अमेंडमेंट जो आपकी रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन है, दैट विल
exist. The only exception will be what your minority institutions recognized under Article 30. अब अश्विनी देशपांडे एंड कैथरीन न्यूमन जो है पॉइंट करते हैं अपनी रिसर्च की तरफ, जहां पे वो बताते हैं कि प्राइवेट स्टेट एम्प्लॉयर्स के अंदर भी जो है मैसिव डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट बेसिस एग्जिस्ट करती है while selecting employees. In fact, this has been something that has also been pointed out not just in India but even overseas, right? For example, आपका जो बे एरिया में टेक सेक्टर है वहां पे प्रोवाइड किया गया है कि सिलिकॉन वैली के अंदर कितनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करती है इन टेक सेक्टर, वेयर इन वेरियस पीपल हैव कम अप विद देयर स्टोरीज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो अब ये भी माना गया है कि इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी एक डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन शायद प्रोवाइड कर देनी चाहिए. ऑन द अदर हैंड, जो ओपोनेंट्स है ऑफ रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर वो आर्ग्यू करते हैं कि कोई सिस्टमिक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रॉफिट ड्रिवन प्राइवेट सेक्टर नहीं होती है, जहां पे मेरिट विल बी द सोल क्राइटेरिया. सो इफ अ पर्सन कैन अर्न देम प्रॉफिट, दे विल हायर देम रिगार्डलेस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. Furthermore, another set argues कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन नहीं होना चाहिए ऑफ अफर्मेटिव पॉलिसीज, राइट? दिस शुड बी डन बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट. आप कीजिए क्योंकि ये हार्म करेगा हमारी ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को, हमारी प्रोग्रेस को, हमारी ग्रोथ को. वहां पे ये नहीं होना चाहिए, ये क्रिटिक्स का मानना है, राइट? नाउ व्हेन वी कम टू रेक्टिफिकेशन, अब इतने सारे इश्यूज अगर एग्जिस्ट करते हैं, हम इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? योगेंद्र यादव अब कहते हैं कि पहली चीज तो हमें शायद अपनी मेथडोलॉजी को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, जहां पे इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट से कास्ट एज सोल क्राइटेरिया और इकोनॉमिक्स एज सोल क्राइटेरिया, वी शुड कम अप what he calls is a multi-layered deprivation index which will be based on 4 parameters. पहली चीज तो ये intellectually sound हो. सेकेंड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी दोनों को ही इंश्योर करे. थर्ड, ये पॉलिटिकली डिफेंसिबल हो कि आप ये ना बोल पाए कि सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए हमने प्रोवाइड किया है. एंड लास्टली, मॉरली जस्टिफाइबल हो, राइट? कि मॉरली एंड एथिकली जो कुछ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैं ये उसको करेक्ट करने के लिए हो, ना कि से अपर कास्ट की बहुत सारी डिमांड आ गई तो आप उनको भी खुश करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये जो है मल्टी लेयर डेप्रिवेशन इंडेक्स की वो बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड, एस थोराट ने लीगल प्रोटेक्शन जो है सजेस्ट किए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट ही कॉल्स इज इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज. साथ ही में वो कहते हैं कि अगर आप इसके अलावा रेपरेशन या कॉम्पनसेशन भी दे सके टू मेक अप फॉर पास्ट इनजस्टिसेस, जब ऐसे हमने देखा है इंडिया कितनी डिबेट करता है कि ब्रिटेन को रेपरेशन देने चाहिए इंडिया को फॉर द काइंड ऑफ कॉलोनियल लूट दैट यू डिड, उसी तरह से हमने भी अपॉर्चुनिटीज लूट की हैं फ्रॉम जो हमारे vulnerable जो socially and educationally backward classes हैं, so maybe they should be compensated for it. Then the Sachar committee has also looked into this issue and recommended कि आप बनाइए एक equal opportunity commission that looks into grievances of deprived groups and provide कीजिए incentives for diversity. देन इसके अलावा जो कुंडू कमेटी रिपोर्ट है उन्होंने भी यही कहा कि आप एक डाइवर्सिटी कमीशन जो है इसको बुलाइए एंड इंसेंटिवाइज कीजिए डाइवर्सिटी को इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग सोसाइटीज थ्रू डाइवर्सिटी इंडेक्स जो कि सेंसिटिव हो रिलीजन को भी, बिकॉज सच्चर कमेटी ने जैसे कि पॉइंट आउट किया था कि मुस्लिम्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इतना ज़्यादा दैट इन सर्टेन एवेन्यूज उनकी हालत जो है शेड्यूल कास्ट जितनी ही खराब है. देन कास्ट बेसिस पे एंड जेंडर या सेक्स के बेसिस पे. ठीक है, इसके अलावा आंध्र बेते जो है ये भी रेकमेंड करते हैं कि गवर्नमेंट शुड इनकरेज प्राइवेट कंपनीज कि ये अपने प्रोग्राम्स कुछ ऐसे डिवाइस करें अफर्मेटिव एक्शन के जहाँ पे टैक्स कंसेशंस इनको मिल सके डाइवर्सिटी के लिए, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है इंश्योर करने के लिए कंपनीज के लिए, राइट? कि आपके लिए भी ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, ना ही सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, राइट? एसएस जोड़ का वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जाम्पल्स देते हैं of sub quotas by Punjab and Andhra Pradesh to actually give representation to all communities within various umbrella categories, जहाँ पे कोई एक community within से a deprived group, a deprived umbrella category corner ना कर ले सारे जो बेनिफिट्स हैं. एंड यही देखा जा रहा है अभी भी, जहाँ पे हमने जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बनाई है जो कि इसी सब कैटेगराइजेशन के ऊपर जो है कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं. Now, as made clear by the Supreme Court, quantifiable data obviously बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो अगर हम कोटा की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, हमें एक्चुअल नंबर्स देखने की ज़रूरत है. तो ज़रूरी है कि 2011 का सेंसस डेटा जो है या तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए और उसको पब्लिक बनाइए, या फिर दोबारा कलेक्ट कीजिए, राइट? प्रॉपर एक मेथडोलॉजी प्रोवाइड बना के ढंग से कलेक्ट कीजिए, प्रॉपर प्रोसीजर्स अपना के, ताकि हमें एक
फेयर एंड ट्रांसपेरेंट आइडिया मिल सके विद रिगार्ड टू न्यूमेरिकल परसेंटेज एंड द काइंड ऑफ बैकवर्डनेस जो कि ये कम्युनिटीज फेस कर रही हैं। तो अब ये पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन जो है, जो हम इसके वेरियस फॉर्म्स है, जिसकी वेरियस मैनिफेस्टेशंस है, पर ऑब्वियसली इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग प्रोविजंस जो कि ज़रूरी है कि इनको मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट किया जाए ढंग से, ताकि ये एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बन सके टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। एंड साथ ही में एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम था ऑफ फॉस्टरिंग सोशल रेवोल्यूशन, ऑफ इंश्योरिंग सोशल इक्विटी, ऑफ इंश्योरिंग सोशल इक्वालिटी टू वन एंड ऑल, वो भी फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव एक्शन के वेरियस क्राइटेरियाज को देख लिया, वेरियस डायमेंशंस को देख लिया। तो अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इसको कंफर्टेबली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अस नाउ। थैंक यू, कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस, राइट। एंड साथ ही में अगर आप चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को भी ये ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं इसकी डिटेल्स, और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू नो अबाउट इट, राइट। सो थैंक यू एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।